बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने 3 kg चिकन विंग्स रेडी किए थे। उस चीज़ में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, सो सबसे पहले उसी चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। फर्स्ट कोटिंग के बाद जिस वक्त भी आप मैदे के बीच में गोश्त डालेंगे कोटिंग करने के लिए, तो उससे पहले आपने मैदे को अच्छी तरह छान लेना है, क्योंकि जिस वक्त हम उसकी कोटिंग करते हैं गोश्त की मैदे के बीच में, तो बोटियों के कुछ ना कुछ रेशे मैदे के बीच में शामिल हो जाते हैं। और चूँकि गोश्त गीला होता है और वो मैदे के बीच में जाता है, तो मैदे के बीच में कुछ गुठलियाँ बन जाती हैं। अगर ये चीज़ें आपके मैदे में शामिल होंगी, तो आप जितनी मर्ज़ी कोटिंग अच्छी करने की कोशिश कर लें, आपकी कोटिंग अच्छी नहीं होगी। इस वजह से ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें मैदा आपका साफ़ हो, ताकि कोटिंग आपकी अच्छी होती रहे। विंग्स को किसी स्टेनर या जाली वाले बर्तन में रखने के बाद जब आपने इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करना है, तो उसके नीचे अगर आप ये पेपर्स लगा लें, ये पेपर्स वही हैं जो तंदूरों पे रोटियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये पेपर जो है उसके बीच में जो ऑयल होता है उसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। फ्राइंग के बाद अगर आपको ऑयल वाला इशू आया है, तो ये पेपर यूज़ करके आप उस चीज़ में से काफ़ी हद तक ऑयल एब्जॉर्ब कर सकते हैं। विंग्स को कंप्लीट करने के बाद 6 किलो गोश्त मेरे पास और था, जिसको मैंने फ्राई करना था। इसको मैंने डीप फ्रायर के ऊपर थोड़ी सी स्टीम देके नॉर्मल कर लिया था। इस वीडियो में आप देख रहे हैं, इसके बीच में भी सिर्फ 3 किलो विंग्स फ्राई हुए हैं। और कढ़ाई की बेस में अच्छा खासा गंद इकट्ठा हो गया। ये मैदा है और उसके जो क्रम्स थोड़े से होते हैं जले हुए, वो हैं। इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसको साफ़ करने के लिए या तो अगर आपके पास कोई बड़े साइज़ का स्ट्रेनर है, तो उसके ज़रिए आप कर लें तो ज़्यादा ईज़िली हो जाएगा। नहीं तो फिर दूसरा तरीका ये है कि इसी सारे ऑयल को किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दें थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर में इसमें जो मैदे के पार्टिकल्स हैं और सारा मैदा और वो क्रम्स वगैरह जो हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। और आप उसके बाद में दोबारा ऑयल को कढ़ाई में शिफ्ट कर लें, ताकि ऊपर से साफ़ साफ़ तेल जो है वो दोबारा आपके पास कढ़ाई में आ जाए। इस ऑयल को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके बीच में इसी तरह फ्राइंग करने की कोशिश की गई, तो इसके बीच में नेक्स्ट जौन सी भी चीज़ डाली जाएगी, वो जिस वक्त इस मैदे के ऊपर जाके लगेगी, तो वहाँ से वो तेल एब्जॉर्ब कर लेगी। बेशक आपके ऑयल का टेम्परेचर ठीक भी है, उसकी फ्राइंग ठीक से नहीं हो सकेगी। बाकी सारे गोश्त की भी उसी तरह कोटिंग होगी जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, वो चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, या ये ऊपर आई बटन के बीच में भी मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, वो वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा जी, कोटिंग का तरीका मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर कर दिया था। एक चीज़ उसमें मिस हो गई थी, वो ये कि जिस वक्त आपने कोटिंग करनी है, आपने ये नहीं करना कि अगर आपके पास गोश्त ज़्यादा है तो आप उसको निकाल के किसी प्लेट में या किसी भी जगह के ऊपर रख दें। होगा उसमें ये कि गोश्त के बीच में चूँकि पानी है, नीचे वाले जो क्रम्स हैं जो प्लेट की सतह के साथ टच कर रहे हैं, वो थोड़ी देर में ही पानी की वजह से गीले हो जाएंगे, और वो क्रम्स बहुत ज़्यादा जिस वक्त फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। इस वजह से कोशिश यही करनी है, जैसे ही आपने कोटिंग की है उसको जल्द अज जल्द ऑयल में डाल दें और उसको फ्राई कर लें। यहाँ पे अब आप देखेंगे कि फ़र्स्ट क्लीनिंग के बाद बहुत जल्दी ही मेरा ऑयल दोबारा गंदा हो गया है। लेकिन अब फ़र्क ये है कि इसके बीच में क्रम्स नहीं है, इसके बीच में मैदे के बारीक बारीक ज़रात ही हैं। फर्स्ट क्लीनिंग में अगर ऑयल को मैंने स्ट्रेनर के ज़रिए साफ़ किया होता, तो ये ऑयल इतनी जल्दी गंदा नहीं होना था। लेकिन आपने देखा होगा कि ऑयल जिस वक्त मैं कढ़ाई में दोबारा उल्टा रहा था, तो उसके बीच में बिल्कुल साफ़ ऑयल नहीं था, उसमें मैदे के ज़रात भी साथ वापस जा रहे थे। ज़्यादा बेहतर यही है कि ऑयल को फ़िल्टर करते वक्त आप स्टेनर के ज़रिए साफ़ कर लें, तो ऑयल आपका ज़्यादा देर फ्राइंग के काबिल रहेगा। 9 किलो मेरे पास टोटल गोश्त था। उसके लिए मैंने 4-5 किलो मैदा पहले लिया था, और तकरीबन इतना ही मैदा मेरा बाद में इस्तेमाल हुआ होगा। ज़्यादा मैदा गोश्त के ऊपर नहीं लगता, ज़्यादा मैदा इस सारे प्रोसीजर के दरमियान में ज़ाया होता है। जिस वक्त हम बोटियों को पानी में डिप करते हैं वहाँ पर ज़ाया होता है, कढ़ाई में जो आपने देखा वहाँ पे ज़ाया होता है। जिस वक्त हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैदे को छानते हैं, उसमें ज़ाया होता है। अच्छा, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मेरे पास बोनलेस थाई का एक पीस है। इसको जिस वक्त आपने फ्राई करना है, इसको डायरेक्ट आपने कढ़ाई में नहीं डाल देना। इसके नीचे कोई फ्लैट सरफेस, कोई ना कोई चीज़ इस तरह की होनी चाहिए, ताकि ये कुछ देर तक, जितनी देर में इसके क्रम्स थोड़े हार्ड नहीं हो जाते, ये फ्लैट शेप में ही रहे। अगर इसको इसी तरह सीधा डायरेक्ट कढ़ाई में डाल दिया गया, तो कढ़ाई नीचे से राउंड है और ये राउंड शेप के बीच में तैयार हो जाएगा।
चिकन को जो मैंने मसाला लगाया था वो रेसिपी मैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ। मेरे ख़्याल में इस तरह ज़्यादा कन्वीनियंट है, जिसने भी ये रेसिपी तैयार करनी हो वो ईज़िली एक स्क्रीनशॉट लेके उसको फ़ॉलो करते हुए वो रेसिपी तैयार कर सकता है। ये रेसिपी जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये 2 किलो चिकन के लिए होगी। आप इसको कम करना चाहें तो इसको हाफ़ कर दें, 1 किलो के लिए करना चाहें तो हाफ़ कर दें, अगर ज़्यादा करना है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये रेसिपी कून फूड से ली गई है। कून फूड चैनल के ऊपर जो ओरिजिनल रेसिपी पड़ी है उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पर ये ज़्यादा क्वांटिटी में बना के बताई गई है और मैंने इसको आपकी आसानी के लिए कन्वर्ट करके 2 केजी में कन्वर्ट किया हुआ है। दूसरा फ़र्क उसमें ये होगा कि वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है हिमालयन साल्ट यूज़ किया हुआ है। मुझे यहाँ पे इजीली हिमालयन साल्ट कहीं से मिल नहीं रहा था, तो मैं इसको फ़िलहाल नमक के साथ ही तैयार कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने तैयार करनी है और हिमालयन साल्ट अगर अवेलेबल है तो बेहतर है कि उसी के बीच में आप उसको तैयार करें। इसी चैनल के ऊपर कोटिंग के लिए अगर आपको पाउडर तैयार करना है तो उसकी रेसिपी भी अवेलेबल है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ये रेसिपी अगर आप कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या घर में इस्तेमाल के लिए भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो वाक़ई अच्छी रेसिपी है। मुझे इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, टेंडर पॉप विंग्स वग़ैरह जो मैं बनाता हूँ लोगों को पसंद आते हैं। रेसिपी की जो क्वांटिटी मैंने आपके साथ शेयर की है उसमें 2, 4, 5, 7 ग्राम ऊपर-नीचे भी हो सकते हैं। ये सारा डिपेंड कर रहा होता है आपके मसालों के ऊपर, और मसाले अगर आपको सही मिले हैं, आपके खालिस मसाले हैं तो वो कम क्वांटिटी में लगेंगे। अगर मसाले ही मिलावट वाले हैं तो आपको खुद ही थोड़ा बहुत उसको एडजस्ट करना होगा, ऊपर-नीचे जो भी आपने करना है। फ्राइड चिकन का काम अगर आपने कमर्शियली लेवल के ऊपर करना है तो फिर बेहतर है कि आप स्टार्ट में ही कमर्शियल डीप फ्रायर अगर ले सकते हैं तो वो ले लें। उसमें कई चीज़ें आपके लिए करनी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। जिस तरह टेम्परेचर उसके बीच में कंट्रोल हो जाता है, आपकी चीज़ की क्वालिटी टाइमर वगैरह की वजह से हर दफ़ा एक जैसी ही रहेगी। जितना आप ये मेरे सारे सेटअप में आपने देखा होगा हमने ये सामान बनाया है, जितना गंद उसके बीच में पड़ा है उसके बीच में इतना ज़्यादा गंद नहीं होगा। काम करना आसान होगा, काम आपका जल्दी कंप्लीट होगा। जिस तरह का सेटअप मैंने आपको दिखाया है कि जिस तरह हम कर रहे हैं वो काफ़ी लेंथी और मुश्किल प्रोसीजर हो जाता है, और काम ख़त्म होने के बाद भी उसके बाद भी 2 ढाई घंटे का काम आपके घर में फिर भी पड़ा होता है जो आपने करना होता है। बहरहाल कम क्वांटिटी में आपने तैयार करना है या फिर वो डीप फ्राई अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता तो फिर ऑप्शन सिर्फ कढ़ाई वाली रह जाती है, कढ़ाई के बीच में फ्राई किया जा सकता है। लेकिन रेगुलर बेस के ऊपर इसके बीच में छोटे-छोटे इशू हर वक़्त आपको फेस करने पड़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।